and welcome to VLearn. This is virtual learning method. This is session number 2, strategy and management control of management control system. Today we are going to learn about first of all introduction, what it stands for, mission and objective, concept of strategies and core competencies, corporate level strategies, business unit strategies and management control, interface, radical performance improvement and management control. First of all basically we will learn what it stand for. सबसे पहले हम लर्न करेंगे कि किसका स्टैंड करता है, एग्जैक्टली ये होता क्या है, वाई वी स्टडीज। एट द वेरी बिगनिंग जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होता है वो भी क्या अराइज होता है कि स्ट्रेटजी होता क्या है, हम इसको मैनेजमेंट में क्यों पढ़ते हैं, वाई इट इज़ रिक्वायर्ड। सो सेम क्वेश्चन रिप्लाई आई एम here to give you. First of all, in control hierarchy, the focus is on strategy formulation, management control and task control. Strategies indicates the general direction in which an organization is moving to, to fulfill its mission, goals and objectives. बेसिकली स्ट्रेटजी क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है जो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है सो डैट इट कैन रीच टू इट्स गोल। वो अपने गोल तक उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या बेसिकली अचीव करना चाहती है वहाँ तक पहुँच पाए, वो हमारे पास क्या स्ट्रेटजी को इंडिकेट करता है। हैंस अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके लिए हमारे पास जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी है जो हमारे कॉम्पिटिटर यूज़ कर रहे हैं उनको भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। देयर आर वैरायटी ऑफ मॉडल एंड फ्रेमवर्क विच हेल्प अस in understanding the concept of strategies. They also help us in formulation of strategies. So in this particular session we will going to learn about those models and framework. देखिए हमारे पास बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, बहुत सारे मॉडल हैं जो हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मॉडल हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन हम इस पर्टिकुलर सेशन में भी उन्हीं सभी मॉडल को पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। सो गोल्स क्या होते हैं, मिशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले हम गोल्स की डेफिनेशन करें तो गोल क्या होते हैं। गोल्स आर डिफाइंड एज ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ विच द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव इन द लॉन्ग रन ऑन अ परमानेंट बेसिस। देखिए क्या है गोल, गोल क्या है, एक ऐसी हमारे पास अचीवमेंट है जो एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है जो उसके साथ लॉन्ग टाइम तक रहे ऑन द परमानेंट बेसिस, जो हमारे पास परमानेंट प्रोसेस पे भी हो। और ऑब्जेक्टिव की जब हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑफ एंड्स द अचीवमेंट ऑफ विच द कॉन्टेमिनेटेड विद इन द स्पेसिफिक टाइम। जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है वो हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के साथ ही बाउंडेड होता है, बट जब हम लोग गोल की बात करते हैं वो हमारे पास लॉन्ग टाइम तक रहता है जो हमारे पास परमानेंट बेसिस तक पर होता है। सो बोथ आर सब सम अंडर द term mission, which is indicative of strategy, intent and strategic directions of an organization. Mission is an agriculture on the basic of vision of the founders and the chief executives. Mission is achieved through a proper formulated strategies। जो हमारे पास मिशन की बात करते हैं वो हमारे पास एक प्रॉपर जो मेरे पास स्ट्रेटजी होगी उसके थ्रू ही हम लोग अचीव कर सकते हैं। एक मेरे पास प्लान स्ट्रेटजी होगी, एक एक्शन प्लान होगा जिसको हम लोगों ने फॉलो अप करना है और अपने मिशन तक पहुंचना है। सो मिशन, विजन एंड एक्शन इंडिकेट्स द इंटरएक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेटजी एंड मैनेजमेंट कंट्रोल। सो इन केस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, एन इम्पोर्टेंट गोल द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। बेसिकली वो होती क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं वो हमारे पास क्या होती है, रिटर्न डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट।
सो दैट इज इक्वल टू आर माइनस ई डिवाइडेड बाय आई, वेयर आर क्या है मेरे पास, स्टैंड फॉर रिवेन्यू, हमारे पास कितने रिवेन्यू जनरेट हुए हैं, ई स्टैंड फॉर एक्सपेंसिव, सो आर माइनस ई स्टैंड फॉर प्रॉफिट, बेसिकली क्या है मेरे पास आर माइनस ई, जो रिटर्न मुझे मिला है, इफ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट होगा, लॉस है तो वो लॉस होगा, एंड आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट। इन केस ऑफ profit r minus e gives me profit, in case of loss r minus e gives me loss, so r minus e divided by I is multiplied by I r divided by I, that gives profit margin multiplied by investment turnover. So thus ROI is the product of two factors, that is profit margin in percentage and investment turnover. ROI can be improved either by increasing the profit margin or increasing the productivity of the capital, by improving the turnover ratio or by improving both. जब हम लोग बात करते हैं कि मुझे प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज़ करना है, सो हम लोग उसको कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं हमें ROI को इंक्रीज़ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो मुझे ईदर ऑफ इट इज़ डन either by increasing the profit margin or by increasing the productivity. So here is an example. In this particular example, consider the case of ABC with revenues as rupees 50,000 and expenses 48,000. देखिए मेरे पास क्या है इसमें, जो मेरे पास रिवेन्यू जनरेट हुआ है वो 50,000 का है, और जो मेरे पास एक्सपेंस था वो 48,000 का है. सो नाउ वी आर इन प्रॉफिट ऑफ 2,000 एंड आई वांट टू काउंट द ROI, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. वो किसकी इक्वल होती थी, R माइनस सी डिवाइडेड बाई आई मल्टीप्लाई 100, दैट इज इक्वल टू 20%. वो मेरे पास किसकी इक्वल आ गई, 20%. नाउ हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं. प्रॉफिट मार्जिन मेरे पास क्या होगा, R माइनस सी डिवाइडेड बाई R. सो हेयर इज माई प्रॉफिट मार्जिन, दैट कम्स टू revenue minus expensive divided by revenue, that is only equal to 4% in this particular case. तो इस पर्टिकुलर केस में मेरे पास 4% की इक्वल आ जाता है, और जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट होती है that is equal to R by E. So if I count the investment, that is equal to 50,000 divided by 10,000 is equal to 5. ROI is equal to profit margin multiplied by investment turnover, that is equal to 4 multiplied by 5 is equal to 20%. So ROI can be improved either by increasing the profit margin from the current level of 4% or by improving the efficiency of the usage of assist, by increasing turnover ratio from existing level of 5, or by improving both there will be either constraints such as business sector, managerial factor, environment factor that would restrict the profit margin and turnover ratio. Now moving to our next concept. Next concept is concept of strategy. So the idea of strategy can be traced to a Greek word. बेसिकली जो मेरे पास स्ट्रेटर्जी वर्ड है वो मेरे पास ग्रीक के एक वर्ड से लिया गया है, दैट्स जनरल मीनिंग इज आर्ट, जिसका जनरल मीनिंग मेरे पास क्या होता है, आर्ट होता है. सो जो मेरे पास था, स्टैंडर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट defines strategy as a way in which a firm reacts to its environment, deploys its principal resources. It may be observed that pursuit of purpose, a key word in this definition. Therefore, for strategy to be meaningful, a firm should articulate its purpose. So जो मेरे पास स्ट्रेटर्जी का मीनिंग है वो क्या है, मेरे पास एक आर्ट की तरह है. सो हम लोग कह सकते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटर्जी वॉज इनिशियली, जो मेरे पास कॉन्सेप्ट था
जो स्ट्रेटजी का वो इनिशियली हमें ये बताता था कि ये मेरे पास एक आर्ट है जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं टू डेवलप टू रीच टू अवर मिशन, अपना मिशन पर रीच करने के लिए। इट्स अ ग्रुप ऑफ अचीवमेंट्स, एक्शन प्लान। ये मेरे पास एक ग्रुप होता है जिसमें मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेरे पास एक्शन प्लान होता है। सो इन SWOT, जब हम लोग SWOT की बात करते हैं, सो SWOT एनालिसिंग इज द हार्ट ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। इन SWOT एनालिसिंग focus is on the company's strength and the weakness and on the opportunity and threats coming from the environment, competitions. SWOT analyzing is an exercise in internal analysis, identifying strength and weakness, and the environmental analysis, that is identifying opportunity and threats. Once this is done, appropriate strategies are formulated to achieve a fit between the organization and environment. Thus, strategy formulation is essential a fitting process to find appropriate fit organization and environment. There are four fitting response। बेसिकली हमारे पास फोर फिटिंग रिस्पॉन्स होते हैं। कौन कौन से हैं मेरे पास वो फोर फिटिंग रिस्पॉन्स? जब हम लोग फोर फिटिंग रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो मेरे पास वो फोर फिटिंग रिस्पॉन्स कौन कौन से होते हैं? दीज आर ऑल माई फोर फिटिंग रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स 1, रिस्पॉन्स 2, रिस्पॉन्स 3 एंड रिस्पॉन्स 4। सबसे पहले जो मेरे पास रिस्पॉन्स आता है दैट इज़ अवर एग्रेसिव स्ट्रेटर्जी। सो वो मैचिंग स्ट्रेंथ with environment opportunity. This calls the aggressive approach to strategy because the company has many strengths and many opportunity. If these opportunity are not trapped, they would become missed opportunity. सबसे पहला जैसे मेरे पास एग्रेसिव स्ट्रेटर्जी, जैसे नेम ने सजेस्ट किया वैसा ही ये काम करेगा। सो देखिए हमारे पास एनवायरनमेंट क्या है, हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। उन अपॉर्चुनिटीज को राइट टाइम पे ग्रैब करना इज माई एग्रेसिव strategy. Second is copying the thread from the position of strength. When a company has several strengths but it faces a number of threats, the response strategy is one of diversification। जो मेरे पास उसकी डाइवर्सिफिकेशन आएगा। थ्रू डाइवर्सिफिकेशन इट कैन मिनिमाइज द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ थ्रेट्स। देखिए हम लोग सोसाइटी की बात करते हैं, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो हम एक टाइम पे ऐसा भी होता है कि हमारे कंपनी में खूब सारे थ्रेड्स हैं। उन थ्रेड्स को हम लोग मिनिमाइज करना मेरे पास क्या होता है, एडवर्सिफाई करना होता है, डेट इज एडवर्सिफिकेशन होती है। सो थर्ड वन इज माई टर्न अराउंड। सो मार्केट ऑफर्स अपॉर्चुनिटी but company has several weakness. In such a situation, company should be put into turnaround gear. It should focus on overcoming its weakness so that it can trap the opportunity to its advantage. सम देखो टर्न अराउंड, कोई भी हमारे पास क्राइसिस हैं या फिर कंपनी में जो भी वीकनेस है उनको रिमूव करना इज जस्ट द टर्न अराउंड। सो इट सजेस्ट इट शुड फोकस ऑन द ओवरकमिंग इट्स वीकनेस, अपनी वीकनेस को ओवरकम करना सो दैट इट कैन ट्रैप द अपॉर्चुनिटी टू इट्स एडवांटेजेस। नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्स 4। रिस्पॉन्स 4 क्या है मेरे पास, डिफाइन द territory. So there are the many threats and company has several weakness. In this case of losing battle, company has focused on protecting its territory through a defensive approach. Unless a strategic surgery is done, company will have to divert and say why to the business. So मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। हियर SWOT एनालिसिंग इज यूजफुल टूल फॉर पोजिशनिंग द कंपनी विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट कंडीशन। देखिए जो हमने SWOT स्ट्रेटजी में पढ़ा था जिसमें मेरे पास एग्रेसिव था, डाइवर्सिफिकेशन
सिपाही था, टर्न अराउंड था, उससे हम लोग क्या करते थे, अपने आप को, अपनी कंपनी को अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट बना लेते थे. सो बेसिकली हम लोग इसमें कह सकते हैं SWOT एनालिसिस इज यूजफुल टूल फॉर पोजिशनिंग द कंपनी विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट कंडीशंस. This analysis can also be applied to the product marketing strategies. Products have their strength and weakness. Markets offer opportunity and threats. So they are the four positioning strategies. Basically हमारे पास four type की positioning strategies रहती हैं. What they are? First of all, first one is product has many strengths and market offers opportunity. Skim the market, increase the market share. देखिए हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट हैव मैनी स्ट्रेंथ. मेरे पास प्रोडक्ट के पास बहुत सारी स्ट्रेंथ है. मार्केट ऑफर करती है हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी. सबसे पहला क्या होता है, हमें मार्केट में अपना शेयर को इंक्रीज करना है. सेकंड क्या है, प्रोडक्ट हैज स्ट्रेंथ बट मार्केट इज फुल ऑफ थ्रेड्स. मेरे पास प्रोडक्ट में, जो भी मेरा प्रोडक्ट है उसमें स्ट्रेंथ है, बट मार्केट इज फुल ऑफ थ्रेड्स. हाईलाइट द प्रोडक्ट स्ट्रेंथ टू मेंटेन द मार्केट शेयर. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एज देखिए मेरे पास सेकंड केस हो सकता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है, बट मार्केट में कुछ थ्रेड है, हम उसको मार्केट में ढंग से लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं. तो उस केस में क्या होगा, हमें अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह से उसकी मार्केटिंग करनी होगी, उसको मार्केट में लॉन्च करना होगा, उसको एक फोकस देना होगा. सो मूविंग टू अवर थर्ड पॉइंट, product has weakness but market offers opportunity. Improve the product to the requirement of the market. देखिए थर्ड पॉइंट क्या कहता है, मेरा जो प्रोडक्ट है वो बहुत बेकार है, उसमें कुछ कमी है, उसमें कुछ ड्रॉबैक है, बट मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है. तो उस केस में हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपने जो प्रोडक्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, उसको फिर दोबारा से मार्केट में लॉन्च करना चाहिए. सो थर्ड पॉइंट के बाद हम लोग फोर्थ पॉइंट पे मूव करते हैं. दैट इज प्रोडक्ट हैज़ वीकनेस एंड मार्केट हैज़ थ्रेड. दैट इज एन ICU syndrome. Be prepared to say quit both the product and to the market. देखिए एक ऐसी सिचुएशन है, हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं है, मार्केट में भी बहुत सारे थ्रेड हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ड्रॉप करना देना चाहिए और कुछ नए आइडिया के ऊपर, कुछ नई टाइमिंग के ऊपर हम लोगों को वर्क करना चाहिए. इन अवर नेक्स्ट स्लाइड वी विल लर्न अबाउट स्ट्रेटजीज एंड कोर. हम लोग कॉम्पिटेंसीज पढ़ेंगे. सो कोर competitors is what a firm excels at and what adds significant value for the customer. For this definition, the core competence, it may be observed that the core competence essentially means strength of company. The idea of core competence, when matched with the opportunity and threat analysis, provides a contour for strategic definition for the organization. This idea of core competence, when matched with opportunity and threat analysis, provides a tenure for the strategic direction for the organization. Herein lies the importance and usefulness of the idea of the core competences. Since different organizations possesses different core competencies, each organization must identify its core competencies and build them further for matching with market opportunity and overcome the market threats. देखिए हमारे पास क्या है, कोर कॉम्पिटेंस बेसिकली होता क्या है. कोर कॉम्पिटेंस हम लोग वो इज अ फॉर्म एक्सिल एट एंड वट एड सिग्निफिकेंट वैल्यू फॉर द कस्टमर. हमारे कस्टमर किस चीज़ से बेसिकली सेटिस्फाई होंगे, दैट इज अवर कोर competencies. So moving to our next slide. So it has been said a new strategy sometimes
नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो है क्या क्या कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज. सो basically what is corporate level strategies. So it has been said that a new strategies sometimes succeed and many sometimes falls. ऐसा होता है हमारे पास एक न्यू स्ट्रेटजी है, मे बी इट फॉल्स और मे बी इट सक्सीड. सो अनलेस वी ट्राई इट आउट वी विल नॉट नो अबाउट द सक्सेस ऑफ फेलियर. जब तक हम उसको ट्राई नहीं कर पाएंगे हम उसके सक्सेस और फेलियर के बारे में कुछ नहीं बता पाते हैं. दिस विजडम ऑफ practices is important in formulating strategies. Strategies helps in identifying the general direction in which an organization plans to move to achieve its mission, goals and objectives. The general direction is indicated by the portfolio mix of business. सो बेसिकली हम लोग जब इसकी बात करते हैं सबसे पहले कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी की बात करते हैं. सबसे पहले तो हमें इसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है. हम कोई भी प्रोडक्ट अपना मार्केट में लॉन्च करते हैं तो उसमें रिस्क होगा, इधर इट सक्सीड और इधर इट फेल्स. सो जब तक हम उसको ट्राई नहीं करेंगे हम लोग नहीं कह सकते कि हमारे पास सक्सीड में आएगा या फेलियर में आएगा. सो एट कॉर्पोरेट लेवल द स्ट्रेटजी इशू इन्वॉल्व द फ्लोइंग डिसीजन. तो जब हम लोग स्ट्रेटजी लेवल की बात करते हैं तो बिजनेस के अंदर कौन कौन से बेसिकली इश्यूज को लेके चलता है. सबसे पहले रिमेन अ सिंगल इंडस्ट्री फर्म, डाइवर्सिफाई द रिलेटेड बिजनेस, डाइवर्सिफाई इन अनरिलेटेड बिजनेस. सो अ सिंगल इंडस्ट्री फर्म ऑपरेट इन वन लाइन ऑफ बिजनेस. मैनी IT इंडस्ट्री फर्म्स आर सिंगल इंडस्ट्री फर्म्स. फॉर एग्जाम्पल Infosys. A related diversified firm has business unit in related businesses, while in unrelated diversified context, firm operates in very diverse business. Tata and Birla are often cited as business houses that have their own portfolio mix. So the advantage of related diversification lies in the firm's ability to transfer its core completeness from one set of business to another. जब हम लोग किसी के भी द एडवांटेज ऑफ रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, जो मेरे पास रिलेटिव डाइवर्सिफिकेशन का हम लोग एडवांटेज की बात करते हैं, दैट लाइज इन फर्म्स एबिलिटी टू ट्रांसफर स्पोर्ट कंप्लीटनेस. वो क्या है मेरे पास एक फॉर्म की कंप्लीटनेस कितनी होगी उस बीच में वो लाई करती है. सो इट मे बी इंडिकेटेड दैट द कोर कंप्लीटनेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. जो मेरे पास कोर कंप्लीटनेस होती है वो हम लोगों ने टू कैटेगरी में हेयर हम लोग ने इसको डिवाइड कर दिया. वन इज अवर ट्रांसफरेबल एंड अनदर इज अवर नॉन ट्रांसफरेबल. सो इन केस ऑफ सिंगल इंडस्ट्री फॉर्म, core completeness are easily transferable from one business into another business. मेरे पास एक सिंगल इंडस्ट्री फॉर्म है तो उसमें मेरे पास क्या होगा, जो कोर कंप्लीसेंस है आर इजली ट्रांसफरेबल, वो मेरे पास इजली ट्रांसफरेबल हो जाती है. इसका हम लोगों ने एग्जांपल किया तो हम लोगों ने इन्फोसिस का एग्जांपल किया था. सो फ्रॉम वन लोकेशन इन केस ऑफ रिलेटेड डाइवर्सिफाइड फॉर्म्स, core completeness can also be transferred from one business to another business. However, in case of no related diversified firms, it becomes difficult to transfer core completeness across the either business spectrum. So, moving to our next slide. In next slide, we will learn about business unit strategies. So, what is business unit strategy? So, while strategies are formulated at the headquarters, petals are found at the field. This metaphor has implication for the business organization. Corporate level strategies determine the overall strategy direction of the organization. The pattern for survival and market share takes place at the level of business units. Therefore, business unit mission and business unit strategies assume significance in the overall schema of things. So basically business unit strategy की हम लोग बात करते हैं तो
देखिए मेरे पास जो जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो हेडक्वार्टर में हमारे पास इनकॉर्पोरेट होती हैं, बट कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी जो होती थी वो डिटरमाइन करती हैं ओवरऑल स्ट्रेटजी डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। द बैटल ऑफ सर्वाइवल एंड मार्केट शेयर टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ बिजनेस यूनिट। जो हम लोग मार्केट लेवल की बात करते हैं, मार्केट शेयर की बात करते हैं, वो हमारे पास बिजनेस लेवल में ही होता है। देयरफॉर बिजनेस यूनिट मिशन and business unit strategy assume significance in overall scheme of things. Business units of an organization have to face competition heat at the marketplace. In case of single industry firm, the heat of competition is felt both at corporate level and business unit level. In case of diversified firm, intensity of competition heat is felt more at business unit level. So next we will learn about BCG, Boston. Here our BCG, that is Boston Consulting Group. So Boston Consulting Group model is an important analytical tool for analyzing the business unit strategies. The model provides 2:2 metrics based upon market share and market growth as a criteria to classify various businesses. The model not only classified the business but also classified the strategy for each category. Here is a figure as we have already discussed. जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, ये जो मॉडल होता है हमें एक 2:2 की मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है। वो मैट्रिक्स बेस्ड होती है किसके ऊपर, हमारे पास मार्केट शेयर के ऊपर और मार्केट ग्रोथ के ऊपर। सो इन दिस पर्टिकुलर फिगर हम लोगों ने दिखाया कि मार्केट ग्रोथ हाई किस चीज़ की है, लो किसकी है, लो प्लस हाई मार्केट ग्रोथ किस चीज़ की है। और बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया किसको होल्ड पे रखेंगे, किसको बिल्ड करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे शो किया। द फ्लोइंग आर द मेटाफोर यूज इन BCG मैट्रिक्स टू क्लासीफाई वेरियस बिजनेस। हाई मार्केट शेयर, हाई मार्केट ग्रोथ, जिसमें मेरे पास हाई मार्केट शेयर है और हाई मार्केट ग्रोथ है, हम लोगों ने उसको स्टार दिया। हाई मार्केट शेयर, लो मार्केट ग्रोथ, उसको हम लोगों ने कैश को दिया। लो मार्केट शेयर एंड हाई मार्केट ग्रोथ, क्वेश्चन मार्क। Low market share, low market growth is dog type. So it may be included that BCG matrix is essentially an extension and application of SWOT analysis to product and marketing. High market share and low market share are indicative of the strength and weakness of the company, and high market growth and low market growth are indicative of the opportunity and threats. देखिए मेरे पास कब होगा, जब मेरे पास लो मार्केट ग्रोथ होगी और हाई मार्केट ग्रोथ होगी, तब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी अराइज होती हैं। जब मेरे पास हाई मार्केट शेयर एंड लो मार्केट शेयर है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, वेट की भी ज़रूरत हो सकती है। सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, हमने अपनी नेक्स्ट स्लाइड में मूव किया एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस। मूव टू अवर नेक्स्ट, हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड द जनरल इलेक्ट्रॉनिक प्लानिंग मॉडल, that is GE planning model. So the general electric planning model considered business strength and industry attractiveness as the criteria of categorizing businesses. So this model uses 3:3 matrix for classifying business in terms of categories such as winners, question marks, average business, profit products and लूसर। बेसिकली देखिए हमारे पास जनरल इलेक्ट्रिक प्लानिंग मॉडल, जैसे नेम ने सजेस्ट किया, ये क्या बताएगी, बिजनेस स्ट्रेटजी एंड इंडस्ट्रियल एक्टिवनेस जो मेरा रहेगा, बेसिकली इसका क्राइटेरिया रहेगा।
हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज द 3:3 मैट्रिक्स में, जिसमें मेरे पास क्या होंगे, कुछ विनर होंगे, कुछ कहीं पे क्वेश्चन मार्क होंगे, कुछ लूजर होंगे. सो this is the particular figure. Moving to our next slide. So when we compare the GE model with BCG model, we can observe that the market share is indicative of the completeness, competitive position or business strength, and the market growth rate is indicative of the attractiveness of the industry. In fact हम इसको ना 3:3 की बजाय हम लोग 2:2 की मैट्रिक्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं इन 2:2 मैट्रिक्स में, जिसमें मेरे पास क्या फील्ड रहेंगे, मेरे पास विनर होगा, प्रॉफिट प्रोसीजर होगा, बैंक मार्क होगा एंड लूजर होगा. सो an important aspect of business. Moving to our next slide. So improving competitive advantages. So an important aspect of business unit strategy relates to improving competitive advantage. For this Porter 5 force model is useful to get an understanding of the industrial structure. The five focus identified by Porter are given. First of all, the intensity of rivalry among existing competitors. बेसिकली देखिए हमारे पास क्या है, ये फैक्टर अफेक्टिंग डायरेक्ट rivalry are industrial growth, product differentiability, number and diversity of competitors, level of fixed cost, intermittent over capacity and exist banner. Next is our the bargaining power of customer. So factor affecting buyer power are number of buyer switching cost, buyer ability to integrate backward, impact of business unit product on buyers total cost, impact of business unit product on buyers product quality, performance and significance of the business unit volume of buyers. The third point is the बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर. देखिए जैसे नेम से सजेस्ट किया वैसे ही काम था. इससे पहले वाला पॉइंट था द बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, जो मेरे पास टोटली कस्टमर से रिलेटेड था, बायर से रिलेटेड था. सो जो मेरे पास बायर की स्विचिंग कॉस्ट कैसी है, बायर है मेरे पास कितनी जल्दी इंटरेक्ट करता है, उन सब के ऊपर डिपेंड करती थी. जो मेरे पास अब हम जो पॉइंट कवर करने जा रहे थे वो था मेरे पास द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर. सप्लायर की बार्गेनिंग पावर कैसे इम्पैक्ट करती है. सो फैक्टर अफेक्टिंग सप्लायर पावर आर number of suppliers ability to integrate forward, presence of substitute inputs and importance of business unit volume to supplier. Fourth point is मेरे पास fourth point क्या है, threat of substitutes, and fourth point is the threat of new entities. So moving to our next slide. Next slide shows strategy and management control interface. So there is a close interface between strategy and management control. This interface is indicated by the concept of interactive control. When viewed from this perspective, strategy and control system are coupled with each other. Information generated from the control system is useful in formatting new strategies. When control system generates meaningful and useful information for thinking about new strategy, such a control system is referred to as interactive control. उस सिस्टम को हम लोग इंटरेक्टिव कंट्रोल से रेफर करते हैं. हियर इज द फिगर. सो फिगर क्या रिप्रेजेंट करता है, फिगर हमें
एक तरफ हमने स्ट्रेटजी लिखा है, कंट्रोल सिस्टम इंडिकेट द सक्सेस ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ ट्रबल्स, स्ट्रेटजी अनसर्टेन, जहाँ पे मेरे पास अनसर्टेन स्ट्रेटजी है उनको भी कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल करेगा, फिर उसको इंडिकेट टू द सक्सेस एंड indicates to the troubles को indicate करेगा. So now is radical performing improvement and the management control. For achieving radical improvement in performance, managers should effectively manage the sure task of improving resources productivity and sweet task of creating and exploring new opportunity. In RPI framework, three strategy of completion have been indicated. First one, completion of dreams, completion of resources and completion of and competition of market. बेसिकली रेडिकल परफॉर्मेंस इन इम्प्रूवमेंट एंड द मैनेजमेंट कंट्रोल हमें वो बताता है जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उसको एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हो, जो हमारे पास टारगेट हैं वो अचीव हो रहे हो. तो बेसिकली इसने बोला कि यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेप रहते हैं. सबसे पहले हमारे पास इन RBI रेडिकल परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क, तो हमारा सबसे पहला फेज है मेरे पास कंप्लीशन ऑफ ड्रीम, सेकंड फेज है कंप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज एंड competence and completion of market. Moving to our next slide, this slide shows all this. फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीशन ऑफ ड्रीम्स में विजन ऑफ फ्यूचर मार्केट कैसा होगा, कॉर्पोरेट एम्बिशन, सेंस ऑफ पर्पस, फिर हमारे पास स्ट्रेटजी आर्किटेक्चर की बात करते हैं, रिसोर्सेज कैसे होंगे, स्किल्स कैसे चाहिए होंगी, दैट्स ऑल. सो मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट स्लाइड. नाउ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू पीपल. एट द वेरी बिगिनिंग माय फर्स्ट क्वेश्चन इज explain the idea of interactive control by Simons. What is the difference between GE planning and VGC metrics? So today we will wind up our session here. Next we will discuss in next class. Till then, happy learning, be learning.